ये हिसाब से आप बोल रहे हैं। वक्फ बोर्ड ने 99 ईयर्स के लिए बहुत से इंस्टीट्यूशंस को लीज पे दे दिया, अभी वो मेंटेनेंस आए नहीं। एग्जांपल देता हूँ, अमित शाह कॉम्प्लेक्स में 60 रुपीज स्क्वायर फीट देते हैं। अब डबल रोड को चले जाओ 8 रुपीज 5 रुपीज स्क्वायर फीट, शिवाजी नगर को जाओ 10 रुपीज 15 रुपीज स्क्वायर फीट देते हैं। तो यहाँ से इनकम जो है ये मुतवल्ली कमेटी के सीईओ प्रेसिडेंट जो भी वहाँ की कमेटी होते हैं वो लोग बात करके उनको एग्रीमेंट बना के दे देते हैं। यहाँ पे रोडिज्म चलता है, इलीगली एक्वायर करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं? मैं आपको बोलता हूँ, आपने एक बहुत बर्निंग इशू आप रखे, इसीलिए अब के नए कानून में मैं हर चीज़ आपको नई टच किया हूँ वक्त की वजह से। दैन जैसा कहा कि 70-80 अमेंडमेंट्स हमने लाए हैं, हर अमेंडमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। लीज में ऐसा है कि आज मुतवल्ली हो, वक्फ बोर्ड हो, किसी को लीज बराबर लीज रूल्स के बगैर लीज देने का हक नहीं है। और ये लीज रूल स्टेट के बनाए हुए नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए। हमको उस वक्त पर मुझे ये था कि स्टेट गवर्नमेंट उसको बदला देगी और ये भी करेगी, तो इसलिए ये रूल्स बने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, दूसरा और कोई नहीं बनाया है। इसमें ये बताता हूँ कि कैसे इसमें मेडल होता है। तो आज आप तमाम याद रख लीजिए, लीज को देना है तो मुतवल्ली को सिर्फ 11 महीने की लीज दे सकता है, जो मुतवल्ली, और वो भी कानून के हिसाब से उसको भी नोटिफाई करना पड़ेगा। और जो किराया फिक्स करते हैं लीज एग्रीमेंट बेस्ड ऑन, मैंने 5% किया था, बट सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट आके उसको 1% 2% कर दिया, क्योंकि वो लॉबी वैसी वर्क करती थी ये किराएदारों की। तो 5% एक जायज़ किराया था, उसको खैर गवर्नमेंट को पावर था, उन्होंने कर दिया है। ठीक, जो भी है आज लीज रूल्स हैं। तो वहाँ की मार्केट वैल्यू क्या है? आप बोले डबल रोड के मार्केट वैल्यू अलग होती है और एक जगह के अर्थ, वहाँ की मार्केट वैल्यू के 1% अगर है और 2%, ये जो लीज है ये आप किराया फिक्स करना है, फिक्स करके टेंडर बुलाना है, टेंडर बुला के हाईएस्ट टेंडर किसकी आती है उसी को देना है। अगर कोई ये वायलेट करता है तो वो पनिशेबल अंडर द एक्ट। टेंडर तो करते हैं, जो किराए का दुकान कर लेते हैं उसके अपोजिट के दुकान में 25,000 20,000 किराया रहता है, लेकिन इसका 2,000। मैं आपको आपको बता दिया ना, 11 महीने की लीज दी है तो उसके एनक्रोचर निकालो। एग्जाम्पल अलामीन कॉलेज जहाँ पे हम भी पढ़े हैं, 7,500 रुपीज देते हैं वो, 99 एकड़ 99 ईयर्स की। देखिए मैं बताता हूँ, उस वक्त का कानून में 99 पर ईयर देने का। आजकल मैं ज़्यादा शिरकत नहीं कर रहा हूँ। हर एक वक्फ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आज तक मैं समझता हूँ कि कोई मुसलमान इसे समझा नहीं है। जिम्मेदारी हमने नहीं समझा। जैसा कि अभी अभी कहा गया कि मुसलमान बहुत जोश से काम करता है, क्योंकि वक्त का भी पाबंद नहीं होते हम। ये कॉन्फ्रेंस सिंपोजियम्स 10:30 बजे बुलाई गई थी ताकि कुछ मालूमात हासिल करें और अपनी वक्त के जो हमारी नॉलेज है उसको बढ़ाएं। हमारी एक कौम की एक निशान ये बन गई है कि हम पीछे देखते हैं, आगे नहीं देखते। अब जहाँ भी कॉन्फ्रेंस में जाओ, वक्फ की बर्बादी, वक्फ के मिसयूज़, कहीं सल्यूशन नहीं मिलता। लगभग मैं समझता हूँ कि 1972 से लगातार लगभग 50 साल से किसी न किसी तरह के वक्फ के मामलात से मैं जुड़ा हुआ हूँ। आज तक हमें सवाल का जवाब नहीं मिला है।
हुकूमत ने भी 1954 में एक एक्ट बनाया, एक मखसूस एक्ट है जो और कोई एक्ट इसके बराबर नहीं कि मुसलमान ही एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, मुसलमान ही मेंबर रहेंगे, मुसलमानों के लिए ही, ऐसा एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और दूसरा कोई एक्ट नहीं। इसके बावजूद 54 एक्ट भी गया, 95 एक्ट भी गया, अब 2013 में एक तरमीमी एक्ट आया। आज 3 एक्ट आने के बावजूद भी हमारे मसाइल जो हैं आज भी वही हैं जो 50 साल पहले थे। तो मैं एक ही आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि इन तमाम आपके ये जो गुज़रा हुआ माजी को से आपके मसाइल हरगिज़ हल नहीं होते। आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने आप को तसल्ली दे ले सकते हैं कि मैंने सवाल किया, जवाब आया नहीं आया, हो सकता है। आज तक मुसलमान ये वक्फ़ की जवाब लेनी, हम इसलिए 70 साल से हम कहीं ना कहीं मजबूर हैं हम कि हमें सवाल करते हैं, हम 70 साल में हमने क्या दिया, हुकूमतों ने क्या दिया, कौन किसने क्या दिया, यही सवाल करते करते 70 साल गुजर गए। मेरी गुजारिश है, मैं इल्तिजा करता हूं कि आप ये सब भूल के आइंदा देखिए, आइंदा क्या करना है, दूसरे कौम कैसा तरक्की कर रहे हैं और हम क्यों नहीं करेंगे। क्या अल्लाह ताला ने हमारे में वो ताकत नहीं दिया है? दिया है। जो जद्दोजहद इंसान वो भी हैं, हम भी इंसान हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे सोच में कहीं कुछ गड़बड़ है, उसको सुधारने की हम कोशिश कर लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा मुस्तकबिल शानदार रहेगा। मैं सिर्फ आपके सामने हमको क्या ज़रूरत है कि आज क़ानून की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि कोई हम में से कोई क़ानून नहीं जानता, कोशिश भी नहीं की हम कानून जानने की। आज सबसे बड़ा मसला एनक्रोचमेंट। मैं 40 साल से सुन रहा हूँ वक्फ प्रॉपर्टी एनक्रोच हो गई है, हुकूमत की सबसे ज़्यादा एनक्रोचमेंट है, हुकूमत कर ली है, दूसरे कर ले, अभी बात हुई तो एनक्रोचमेंट की है। कानून उसकी जगह है। इसलिए जब अल्लाह ने मुझे मौका दिया, कुछ 1.5 साल पौने 2 साल का दिया, मैं इस सेंटर में वक्फ का शोबा मेरे पास था, तो मैंने कहा कि इसमें कुछ कोशिश करूं कि इससे कुछ जो मुश्किलात हैं वक्फ बोर्ड के, जो दूसरे लोग नहीं समझ सकते थे, जो कानून बनाने वाले भी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो उस वक्त पे कोई मिनिस्टर भी हो, वो उनको उसकी गहरी अंदाज नहीं थी। कोई कहता, कोई ऑफिसर कहता, बनते थे। आज तक वक्फ एक्ट में एनक्रोचमेंट का डेफिनेशन नहीं था। एनक्रोचमेंट क्या है? एक सब्जेक्ट ऑफ, अब फर्ज करो आप दुकान दिए हैं, वो खाली नहीं किया, क्या वो एनक्रोचमेंट है? तो इसलिए मैं आपको चंद मिनटों में जो तब्दीलियां आ सकते हैं उससे हम फायदा उठा सकते हैं, पीछे जाके नहीं, आगे देखकर। मैं समझता हूं कि इस एक्ट में सबसे बड़ी तब्दीली जो आई है डेफिनेशंस। इसमें डेफिनेशन क्लास 3 में एनक्रोचर ही एक डेफिनेशन दिया गया है। एनक्रोचर कौन होता है? मीन्स एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन, पब्लिक और प्राइवेट, occupying a work property in whole or part without the authority of law, and includes a person whose tenancy, lease or license has expired or has been terminated by the mutawalli or the board. एक सिंपल डेफिनेशन है एनक्रोचर का। अगर ये डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे बोर्ड के जिम्मेदारान, हम तमाम, तो 90% हमारे प्रॉपर्टीज़ को खाली कराया जा सकता है।
यानी कि फ़र्ज़ कीजिए आपका घर है, आपका घर है, आपकी जायदाद है, सब मालूम है, खाली जगह है, कोई आके ऑक्यूपाई कर लेता है, तो आप क्या करते हैं तब? पुलिस को कंप्लेंट देंगे, इन्हें एनक्रोच कर लिया है, हमारी जगह एनक्रोच कर लिया है, इसको हम खाली कराना है, तो पुलिस एक्शन लेती है। आज इतने साल से वो डेफिनेशन नहीं था, हमने वो डेफिनेशन को लाकर एनक्रोचमेंट की प्रॉपर्टीज़ को निकालने का आसान तरीका बताया। और आज वक्फ के 90% मैं ये भी कहूँगा कि 99% कहा तो भी मजा नहीं होगा कि एनक्रोच्ड। आप जितने भी लीज दिए हैं, जितने भी मुतवल्लियाँ लीज दिए हैं, यहाँ हमारी सोच कहाँ जाती मालूम नहीं, जज्बात में आ जाते हैं, ये चले गया वो चले गया। लाखों एकड़ ज़मीन इस तरह से कि मुतवल्ली 11 महीने की लीज देता है, वो 11 महीने की लीज दिए बाद उन्हें वहाँ परमानेंट बैठ जाता है। ये प्रॉपर्टी नहीं, 30,000, 40,000, 50,000 जो भी हम हिसाब देते हैं प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें 90% जो भी लीज को दिए हैं वो अनक्रोच है, ये डेफिनेशन के हिसाब से। तो आज एक भी प्रॉपर्टी हम खाली नहीं करवा पा रहे हैं। तो एनक्रोच में के बाद 11 महीने की लीज दे दी आप। ये डेफिनेशन क्या कहता है? एनक्रोचर मीन्स ए पर्सन और इंस्टीट्यूशन, पब्लिक और प्राइवेट, ऑक्यूपाइंग ए वक्फ लैंड इन होल और पार्ट विथआउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तब 11 महीने की लीज हो जाती है, उसे वहां बैठने का हक ही नहीं है, विथआउट द लॉ उसे इजाजत नहीं देता। लॉ एंड इंक्लूड्स पर्सन हुज टेनेंसी, लीज और लाइसेंस हैज एक्सपायर्ड। 11 महीने के बाद टेनेंसी भी, लीज सब एक्सपायर्ड हुआ है, आप वो एक एनक्रोचर है। ये कानून लाए मगर 7 साल हुआ, मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं वक्फ बोर्ड से मुंसलिक नहीं हूँ, कौन से बोर्डों से भी, कि कितने केसेस में ये कानून लागू किया गया है। अब दूसरी चीज़ जो है, हम सर्वे में एक तब्दीली लाए। क्या तब्दीली? हुकूमत सर्वे करेगी और जो पुराना सर्वे हुआ है उसे टच नहीं करेंगे। और ये जो सर्वे, अब अगर वो पुराने सर्वे में कुछ छूट गया है तो उसे ऐड करेंगे, उसे रेक्टिफाई नहीं करेंगे क्योंकि फिर कोई इशू लेगा। तो ये सर्वे करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। और वो कास्ट भी पहले वक्फ बर्दाश्त करते थे, अब सिर्फ हुकूमत बर्दाश्त करे। सबसे बड़ा दुश्वारी ये होती थी कि आप दे आते बताते गजट नोटिफिकेशन हो गया, ये हमारी जगह है। वो गजट किसका नोटिफिकेशन है? वक्फ बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन होता है। जब वक्फ बोर्ड की नोटिफिकेशन तो होता तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने हमारा नोटिफिकेशन है, वी डोंट टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट। हुकूमत की नोटिफिकेशन नहीं है ये कॉग्निजेंस है। तो हम उसको तब्दील किए कि जब सर्वे होगा, डिप्टी कमिश्नर, सर्वे कमिश्नर, वो बहुत सा सेक्शन 4 में लिखा हुआ है, तो वो लिस्ट वक्फ बोर्ड के जायजे के बाद गवर्नमेंट को जाएगी और गवर्नमेंट पब्लिश करेगी, गजट गवर्नमेंट पब्लिश करेगी इन द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ कर्नाटका और कर्नाटक। तो गवर्नर के नाम पर वो गजट पब्लिश होगी। पहले सेक्रेटरी वक्फ बोर्ड के नाम पे होती थी, कोई माना या नहीं माना। तो ये तब्दीली से हमारी, अगर सर्वे 7 साल हुए एक्ट आके, कोई भी स्टेट में, मैं कर्नाटक की बात नहीं कर रहा, मुकम्मल सर्वे नहीं हुआ। 1 साल कानून कहता है कि 1 साल के अंदर पूरा सर्वे होता, आज तक भी कोई मुकम्मल सर्वे आज तक नहीं। उसके बाद सबसे मुश्किल हमारे पास क्या आती थी? लिटिगेशन। लिटिगेशन कहाँ है? सिविल कोर्ट को जाना था। सिविल कोर्ट बरसों भी लग जाते थे, 7 साल 10 साल, वो मुतवल्ली की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती और एक की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। तो उसके बाद 95 में ट्रिब्यूनल्स लाए। अभी बात हुई ट्रिब्यूनल्स की, 95 में ट्रिब्यूनल्स लाए। वो तब लिमिटेड रोल था ट्रिब्यूनल का कि ये सिर्फ ये जायदाद
वक्फ की है या नहीं डिसाइड करने का उतना ही उनका जुरिडिक्शन था। तो तब्दीली जो लाई गई 2013 में कि ये मल्टी मेंबर ट्रिब्यूनल रहेगा, जैसा कि दूसरे मुल्क हुकूमत के ट्रिब्यूनल्स रहेंगे, जैसा कि उसमें 3 मेंबर्स रहेंगे। एक जुडिशियल मेंबर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ही विल बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। देयर विल बी 1 रेवेन्यू पर्सन not below the rank of the joint secretary, and 1 person having the knowledge of Islam. So ये 3 मेंबर का ट्रिब्यूनल होता है, और हर मामला जो ट्रिब्यूनल के डिस्प्यूट होते वक्फ बोर्ड के खिलाफ हो या वक्फ बोर्ड के फेवर में हो, जो भी वक्फ के मामला हो ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। अल्लाह के फजल से आज तक यहाँ ट्रिब्यूनल 3 मेंबर ट्रिब्यूनल नहीं बनी, इसमें पहल भी नहीं किए कोई, ना हुकूमतें ना बोर्ड। कितना बड़ा नुकसान कौम का हो रहा है देखिए आप ट्रिब्यूनल नहीं रहने से। अब कौन है ट्रिब्यूनल? एक एक्टिंग जज जो भी है, किसी को एक्टिंग बना दिया जाएगा, ही विल रन, कभी बैठा कभी नहीं बैठा, कभी बुलाया नहीं बुलाया, ये ट्रिब्यूनल नहीं है। तो मैं भी खुद चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका को खुद मैं ये खत लिखा कि ये वायलेशन ऑफ एक्ट है। अब उसको ये अगर आप तमाम ये सब जानकारी रहे तो वक्फ बोर्ड के ऊपर भी प्रेशर ला सकते हैं, हर एक के ऊपर प्रेशर ला सकते हैं। अगर हमारे पास जानकारी नहीं है तो कुछ भी नहीं होना। और इसके बाद इंपॉर्टेंट जो है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, वक्फ बोर्ड जो फैसला लेती है उसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डिप्टी कमिश्नर को दी गई है। यानी डिप्टी कमिश्नर हैज टू इंप्लीमेंट द डिसीजन ऑफ द बोर्ड। इफ नेसेसरी द बोर्ड कैन टेक परमिशन फ्रॉम द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का परमिशन लेके आप डिप्टी कमिश्नर इज बाउंड टू इंप्लीमेंट द ऑर्डर पास बाय द बोर्ड। हम उसको अब तक इस्तेमाल नहीं करें। देन पीनल प्रोविजन आया है, यानी कि इसके बावजूद भी कोई भी वक्त की जायदाद जो हड़प कर रहा है, गैर कानूनी कब्जा है, उसको क्रिमिनल केस डाल सकते हैं। क्रिमिनलिटी नहीं था अब तक, यानी कि उसको नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस 2 years इम्प्रिजनमेंट, हर एक मुतोली जेल को जाएगा अगर इंप्लीमेंट करे। आप मैं नहीं कर रहा हूं कि आपके ऊपर एक, तो कानून होता है कि उसको इस्तेमाल करके एक बेदारी पैदा करें, गलत इस्तेमाल को उसे ये करने का। और इसी तरह से इसमें और बहुत से तरमीमात, यानी कम से कम 70-80 तरमीमात इसमें लाए हैं। अब आज तक वक्फ बोर्ड के पास वक्फ बोर्ड के पास लिस्ट रहती, किताबुल औकाफ कहते हैं, वो रखते हैं लिस्ट। अब इस कानून में हुकूमत के ऊपर भी जिम्मेदारी दी गई है। हुकूमत के ऊपर भी जिम्मेदारी दी गई है कि हुकूमत भी स्टेट में कितने औकाफ प्रॉपर्टी की लिस्ट को मेंटेन करना हुकूमत ही मेंटेन करना है। इट इज मैंडेटरी दैट द स्टेट गवर्नमेंट शुड मेंटेन द लिस्ट ऑफ औकाफ इन द स्टेट। कितनों को मालूम है ये प्रोविजन? जैसा कि डिस्प्यूट रिगार्डिंग औकाफ, आप फाइनल एक वक्त प्रॉपर्टी औकाफ की है या नहीं, इसको डिसाइड करना ट्रिब्यूनल का फाइनल रोल है। द डिसीजन इज फाइनल। अनदर इम्पॉर्टेंट, अब जब हम कह रहे हैं कि
हुकूमत इतने हमारे लाखों एकड़ ज़मीन काबिज़ है, ये है, हमें छुड़ा नहीं पा रहे हैं। ये सब वी हैव ब्रॉट ए सेक्शन शायद 104 या कुछ है, हाँ, restoration 104B, restoration of work properties in occupation of government agency of to work। हमने इसके ऊपर इंदिरा गांधी का एक डायरेक्शन आया, दूसरे डायरेक्शन आया कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के अंदर में तो दे दो। इट वाज जस्ट ए डायरेक्शन, नो गवर्नमेंट वाज केयरिंग। हमको जाहिर है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, एक मस्जिद है, एक दरगाह है या और कुछ है, गवर्नमेंट के कब्ज़े में है। वक्फ बोर्ड जानते हैं, वक्फ बोर्ड के मेंबर जानते हैं, मुसलमान जानते हैं, सब जानते हैं, गवर्नमेंट के कब्ज़े में, गवर्नमेंट अपना केयर भी नहीं करती। तो अब क्या है कि इफ़ एनी वक्फ प्रॉपर्टी, तब तक कानून नहीं था, 2013 तक कानून नहीं था, इफ एनी वक्फ प्रॉपर्टी हैज़ बीन ऑक्यूपाइड by the government agencies, not only government, by government agencies, it shall be returned to the board or the mutawalli within the period of 6 months from the date of the order of the tribunal। अब सिर्फ इतना ही करना है कि ट्रिब्यूनल को जाएं, ट्रिब्यूनल के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वक्फ प्रॉपर्टी है तो ये नहीं कर को बोलने का ऑप्शन नहीं है। जब ट्रिब्यूनल आपको फैसला दे देता, government bound to vacate according to the law within 6 months from the date of order passing the order by the tribunal। अब आज तक हमने 7 साल हुए, मैं सिर्फ कर्नाटक वक्फ बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, सारे हिंदुस्तान, यानी आज तक कंप्यूटराइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ कम से 10 साल से। मैंने जब डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा था, मैं प्राइम मिनिस्टर को जाके रिक्वेस्ट किया उस वक्त पर कि सारी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि हर डिपार्टमेंट डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, और वो डिपार्टमेंट उनके खैसे डिजिटलाइजेशन करते रहे। वक्फ बोर्ड में कहा हम भुक्के हैं, कुछ भी नहीं था। तो मैं जाके एक ऑर्डर 25 करोड़ रुपए सेंट्रल वक्फ काउंसिल को दिया गया कंप्यूटराइजेशन के लिए, मैं मिनिस्टर होने के पहले। इसके बावजूद भी आज भी हिंदुस्तान में वो जो क्या बोलते हैं, इतनी स्लो प्रोसेस है कंप्यूटराइजेशन की, उसे ये आज के राह में कंप्यूटराइजेशन राह में वो कंप्यूटराइजेशन ये कहला ही नहीं जा सकता। आज भी बहुत से गवर्नमेंट पेपरलेस हो गए हैं, लेजिस्लेचर पेपरलेस हो रहे हैं, पार्लियामेंट पेपरलेस हो रही है। अब वक्फ बोर्ड को गए तो पेपर के अंबार लगे हुए हैं। ये सिर्फ गलती हम गवर्नमेंट्स को बता के हम खामोश नहीं रह सकते। देयर शुड बी एक्शन ऑन आवर पार्ट आल्सो। वो एक्शन कब आएगा, बहुत से तरमीमात हमें अब मेरे पास, क्योंकि वक्त की कमी है, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं समझता हूँ कि एक सेपरेट टू अंडरस्टैंड द लॉ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ और एक डेफिनेशन है, हु इज़ ए बेनिफिशियरी। in fact according to definition every Muslim is a beneficiary of all the work properties। आप फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपका हक़ है ये, because every user, the beneficiary is a Muslim and he has a beneficial interest in the property or in the welfare of this, he has a right to question। तो ये जानना, जब क्वेश्चन आप करते रहते हैं ऐसा ये गलाटे करके ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, वो क्या हुआ। अब ये सबसे ज़्यादा वेपन जो हुकूमत ने आवाम के हाथ में दिया है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आपको हर किस्म का इंफॉर्मेशन हासिल करने का हक दिया गया है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अनलेस इट इज एग्जम्प्टेड बाय द स्पेशल नोटिफिकेशन। वो जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनको इन्फॉर्मेशन, आपको सिर्फ 10 रुपये खर्च करना पड़ता है, कोई चीख व पुकार की भी ज़रूरत नहीं, क्या भी अपने ये खुलने की ज़रूरत नहीं। 10 रुपये में हर इन्फॉर्मेशन आप राइट टू इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए इसको इस्तेमाल करके चौकन्ना करना चाहिए।
बोर्ड हो, कोई अदारा हो, एक अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिक नहीं आती। ऑटोमेटिक अकाउंटेबिलिटी अगर आ जाती तो हम हमारी हालत और बेहतर रहती। हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हम जैसा कि क्वेश्चन एंड आंसर और अपने आप को सेटिस्फाई करने में, ये करने में ये गुजारता। मैं अब यहाँ मैं पूछ सकता हूँ, क्योंकि अब ये बोर्ड बराबर नहीं काम कर रहा है, इतने ये हैं वे हैं, मैं भी बहुत कुछ पूछ सकते हैं, आप भी पूछ सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं। इससे कुछ नहीं होगा। आपके ऐसे मेरी ज़िंदगी में बहुत सिंपोजियम, बहुत कॉन्फ्रेंस वक्त पर नहीं कर चुका हूँ। और हालत ऐसी है कि मुसलमान भूल जाता है, सिर्फ जज्बात ऐसे एक छोटी मिसाल देके मैं मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज, बहुत बड़ा तनाज़ा हुआ था, करोड़ों रुपए की जायदाद। दिल्ली मालूम है, दिल्ली जैसा शहर जहाँ ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी से एक प्रॉपर्टी 100, 200, 300 करोड़ की एक प्रॉपर्टी। 1980 में इंदिरा गांधी ने के वक्त पर आइडेंटिफाई कराया कि 123 प्रॉपर्टीज दिल्ली के वक्फ को वापस कर दिया जाए, जो अक्वायर किए गए थे। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1920 में अक्वायर किए गए थे, मगर वो वक्फ के हैं, दरगाह है, मस्जिद है, कब्रस्तान है, तो अक्वायर हो गए हैं, मिसयूज हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं था। तो हुकूमत दी, लीज पे दी 99 ईयर्स उस वक्त पर, 1 रुपया कि 2 रुपये नॉमिनल लीज पे। तो दूसरे दिन ही कोई एक विश्व हिंदू परिषद ने हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट करके उस स्टे लाया। 20 साल तक सिर्फ हाई कोर्ट में केस चलता रहा, डेट के ऊपर डेट, डेट के ऊपर डेट के ऊपर। जब मुझे ये मौका मिला तो मैंने कहा कि ये 123 प्रॉपर्टीज को मैं सॉल्व करूंगा। हालांकि इसका सब्जेक्ट मेरा नहीं था, वक्फ का था, मगर वो लैंड एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैंडल करती थी। इट वॉज नॉट कमिंग अंडर माई मिनिस्ट्री ऑल्सो। तब फिर भी मैं उसको सेंट्रल काउंसिल करके जजेस की एक कमेटी बना के मैंने एक लीगल फ्लॉ उसमें धुनाब, जो भी यहाँ रेवेन्यू ऑफिसर्स वो जानते हैं कि लैंड एक्विजिशन अगर करना है तो 2 चीज़ों की अहम होती है, एक प्रूफ ऑफ पेमेंट एंड प्रूफ ऑफ हैंडिंग ओवर द प्रॉपर्टी। ये 2 अगर नहीं दिखाएं तो एक्विजिशन इज़ इनकम्प्लीट। तो उस वक्त पर मैंने कमेटी जजेस के 2 हाई कोर्ट जज, इनको सब बिठा के मैं खुद एक रिपोर्ट बनवा के अटॉर्नी जनरल को भेजा। अटॉर्नी जनरल ने वो रिपोर्ट एक्सेप्ट की, ठीक है ये तो दिल्ली गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट सक्सेसिव गवर्नमेंट, हमने बोला कि प्रूफ ऑफ पेमेंट बताओ या प्रूफ ऑफ हैंडिंग ओवर द पोजीशन टू यू। वो 2 भी 1920 का वो कहाँ देंगे। उसका फ़ायदा उठा के मैंने उसको परस्यू करके कैबिनेट में भी एक बड़ा बहुतान लग गया कि एक तरफ कैबिनेट बट गई, क्योंकि डी नोटिफिकेशन का मसला आप सब जानते हैं, MBDA के ये डी नोटिफिकेशन। अब 123 प्रॉपर्टीज दिल्ली के एकदम डी नोटिफाई करना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, पॉलिटिकल। ठीक है, अल्लाह मुझे कुछ ताकत दी थी, हिम्मत दी थी, मैंने कैबिनेट में भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर लगा के कैबिनेट से पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर निकला, डी नोटिफिकेशन ऑफ 123 प्रॉपर्टीज। अब उसके बाद पूरी मुसलमानों की कोशिश हर वक्त कहाँ गए, 123 पर, जैसे हम सवाल करते 123 प्रॉपर्टी क्या हो, 120 मैंने सुन के अब हो गया। उसके बाद टेक्निकल इश्यू पे कोई कोर्ट गए, वो स्टे हुआ, 7 साल से कोई नहीं पूछ रहा है, उसका जोश भी